पौधों में जनन की प्रक्रिया। पौधों में जनन की 3 विधियां होती हैं। एक लैंगिक, दूसरा अलैंगिक, तीसरा कायिक जनन। जीवों में जनन ये 3 विधियां इसके हैं। एक विधि लैंगिक, दूसरी अलैंगिक और तीसरी कायिक। लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। पौधों में, जीवों में जनन की ये 3 विधियां होती हैं। एक कायिक जनन, एक अलैंगिक जनन, तीसरा लैंगिक जनन। आज हम कायिक जनन के द्वारा पौधों में संतान उत्पन्न या नए पौधों के निर्माण की प्रक्रिया को समझेंगे। कायिक जनन की प्रक्रिया पौधे के किस भाग द्वारा होती है? पौधे में जड़, तना, पत्ती और पुष्प तथा विभिन्न प्रकार की प्रकलिकाएं निकलती हैं। पुष्प के द्वारा पौधा लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूरी करता है और पौधे के वे भाग जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में नहीं आते, सहायक भाग, कायिक भाग, जड़, तना तथा पत्तियां कायिक जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। यानी पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया उसके कायिक भाग, जड़, तना और पत्ती द्वारा होता है। कायिक जनन की प्रक्रिया 2 प्रकार से होती है। एक वो प्रक्रिया जो प्राकृतिक रूप से हो रही है और एक वो प्रक्रिया जो मनुष्य द्वारा कराई जाती है। इस प्रकार से कायिक जनन 2 विधियों द्वारा होता है। एक प्राकृतिक कायिक जनन, प्राकृतिक, और एक कृत्रिम। एक प्राकृतिक कायिक जनन, और एक कृत्रिम कायिक जनन। आज हम इन 2 प्रकार के कायिक जनन की प्रक्रियाओं को समझेंगे। आइए सबसे पहले हम प्राकृतिक कायिक जनन को देखें। प्राकृतिक कायिक जनन। पौधों में प्राकृतिक कायिक जनन उसकी जड़, तना और पत्तियों द्वारा होता है। नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पौधों में नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन उसकी जड़, तना और पत्तियों द्वारा होता है। तो जड़ द्वारा, दूसरा तने द्वारा, तीसरा पत्तियों द्वारा। एक और संरचना पाई जाती है, उसको बुलबिल कहते हैं। बुलबिल, इसके द्वारा भी पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया होती है। पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया उसके कायिक भाग जड़ द्वारा, तने द्वारा और पत्तियों द्वारा। इसके अतिरिक्त उसमें निर्मित एक अन्य कायिक भाग बुलबिल, इसके द्वारा भी पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया चलती है। तो हम ये समझें कि पौधों में जड़ों द्वारा कायिक जनन किस प्रकार से होता है।
पौधों में जड़ द्वारा कायिक जड़, पौधों में जड़ द्वारा जो कायिक जनन की प्रक्रिया होती है उसमें रूपांतरित जड़ें मुख्य रूप से भाग लेती हैं। पौधों में रूपांतरित जड़ें जो विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित हो जाती हैं, जैसे डहेलिया, शकरकंद आदि। इन पौधों की रूपांतरित जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिका, ये अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं फिर अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती हैं। अब जैसे ये शकरकंद है, शकरकंद, ये शकरकंद की जड़, इन शकरकंद की जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिका, इन अपस्थानिक कलिकाओं में कालांतर में अपस्थानिक जड़ें निकलती है तथा प्ररोह तंत्र का विकास होता है। इन प्ररोह तंत्र पर कक्षस्थ कलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से शकरकंद में उसकी जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से होता है ये क्लियर हुआ। इसी तरह से डहेलिया में, इसी तरह से डहेलिया में भी उसकी जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ये डहेलिया की ग्रंथि जड़ है, ये इसकी पुरानी जड़ है। नए पौधे में ये कुछ नई जड़ें निकलती हैं, ये भी फूली हुई होती है। नई जड़, ये इन नई जड़ों से, इन नई जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं होती हैं। इन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पौधे का, इन अपस्थानिक कलिकाओं से फिर नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह से हमने देखा कि डहेलिया में और शकरकंद में जड़ों द्वारा संतति पौधा, डहेलिया में जड़ों द्वारा इस प्रकार से कायिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। इसी तरह से शीशम में भी कायिक जनन की प्रक्रिया दिखाई देती है। इस तरह से शीशम में
ये शीशम की जड़ है। इस शीशम की जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं होती है। शीशम की जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं बनती हैं। ये अपस्थानिक कलिकाएं विकसित होकर के प्ररोह तंत्र और जड़ तंत्र, मूल तंत्र, प्ररोह तंत्र और मूल तंत्र का निर्माण करती है। ये शीशम की जड़ है। ये जड़, इस पर क्या अपस्थानिक कलिकाएं है। कलिका, इस अपस्थानिक कलिका के अंकुरण से नई जड़ें विकसित होती है और संतति पौधे का निर्माण होता है। ये पौधों में जड़ों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत शीशम में कायिक जनन की प्रक्रिया जड़ द्वारा किस प्रकार से होती है। शीशम की जड़ पर अनेक अपस्थानिक कलिकाएं मिलती हैं। उन अपस्थानिक कलिकाओं के अंकुरण से जड़ तथा प्रारूह तंत्र का निर्माण होता है। एक नए संतति पौधा निकलता है। ये अपने मूल पौधे से अलग करके एक नए शीशम के पेड़ का विकास किया जा सकता है। तो शीशम में, डहेलिया में और फिर शकरकंद में, शीशम में, डहेलिया में और शकरकंद में जड़ द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, ये पूरी है। अब पत्तियों द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। पत्तियों द्वारा कायिक जनन, पत्तियों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया में मुख्य उदाहरण जो है वो ब्रायोफिलम का आता है। सामान्यतः पत्तियों द्वारा कायिक जनन बहुत कम होता है, लेकिन ब्रायोफिलम और कैलेंचो में पत्तियों के किनारों पर पत्र परकलिकाएं मिलती हैं। इनसे छोटे छोटे पौधे विकसित होते हैं। इसी तरह से बिगोनिया में पत्र परकलिकाएं पड़वृंत और शिराओं आदि पर पूर्ण सतह पर निकलती हैं। ये पत्र परकलिकाएं अंकुरित होकर के जहाँ मूल तंत्र बनाती हैं, वहीं शूट सिस्टम का भी निर्माण करती है। इनको पत्तियों से अलग करके नए संतति पौधे का निर्माण किया जा सकता है। तो आइए देखिए, ब्रायोफिलम की पत्ती में कायिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। ये ब्रायोफिलम इस ब्रायोफिलम की पत्ती में किनारों पर पत्र परकलिकाएं मिलती है। ये कलिकाएं विकसित होकर के प्ररोह और मूल तंत्र विकसित करती है। प्ररोह और मूल तंत्र विकसित करती है। इन पत्र परकलिकाओं को या संतति पौधों को
संतति पौधा। इस संतति पौधे को इस पत्र से अलग करके, संतति पौधे को पत्र से अलग करके अगर भूमि में आरोपित किया जाता है तो एक नया ब्रायोफिलम का पौधा तैयार हो जाता है। इस प्रकार से पौधों में पत्तियों के द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब हम पौधों में तने द्वारा रूपांतरित तने द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। तने द्वारा कायिक जनन। तनों में दो मुख्य रूपांतरण देखे जाते हैं, एक भूमिगत रूपांतरण और एक अर्ध वायुवीय रूपांतरण। एक भूमिगत तना और एक अर्धवायुवीय तना। भूमिगत तनाव में रूपांतरण की प्रक्रिया हमको देखने को मिलती है। उसमें कुल 4 प्रक्रियाएं हमको देखने को मिलती है। एक प्रकंद, इसको अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। प्रकंद, इसको अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। दूसरा घनकंद, इसको अंग्रेजी में फार्म कहते हैं। तीसरा कंद, इसको अंग्रेजी में ट्यूबर कहते हैं। और चौथा शल्क कंद, इसको अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं। इन पौधों में तनों द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया में इसके 2 मुख्य रूपांतरण देखने को मिलते हैं, एक भूमिगत और एक अर्धवायु। भूमिगत तनों में 3 स्वरूप मिलते हैं। एक स्वरूप प्रकंद, इसको अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं। दूसरा घनकंद, इसको अंग्रेजी में कॉर्म कहते हैं। तीसरा कंद, इसको अंग्रेजी में ट्यूबर कहते हैं। और चौथा शल्क कंद, इसको अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं। इसी तरह से अर्धवायुवीय रूपांतरण में तो 4 परिस्थितियां देखने को मिलती है। एक ऊपरी भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में रनर कहते हैं। एक अंतः भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में सकर कहते हैं। एक भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में स्टोलोन कहते हैं। स्टोलोन। और एक भूस्तारिका, इसको अंग्रेजी में ऑफसेट कहते हैं। इसको अंग्रेजी में ऑफसेट कहते हैं। तो अर्धवायुवीय तने के रूपांतरण में 4 रूपांतरण होते हैं। एक ऊपरी भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में रनर कहते हैं। अंतः भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में सकर कहते हैं। एक भूस्तारी, ये अंग्रेजी में स्टोलोन कहलाता है। और एक भूस्तारी का, इसको ऑफसेट कहते हैं। अब इन कुल 8 रूपांतरण द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, आइए इसको एक एक करके देखा जाए। पहले प्रकंद। ये राइजोम कहलाता है। राइजोम ये भूमिगत रूपांतरित तना है। भूमिगत
रूपांतरित तना है। ये भूमि में सतह के समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पर्व और पर्व संधियां मिलती हैं। पर्व और संधियां मिलती हैं। पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं होती हैं और ये कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नया पौधा बनाती है। यानी प्राकंद एक भूमिगत रूपांतरित तना है। ये भूमि में सतह से समांतर या क्षैतिज वृद्धि करता है। इन पर पर्व संधियां मिलती है। पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती है और यही कलिकाएं जो है अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। आइए इसको उदाहरण से देखें। हम सब ने हल्दी और अदरक का प्रयोग किया है। हम इस प्रयोग के क्रम में अदरक को देखें कि अदरक में किस प्रकार से नया पौधा बनता है। ये अदरक की गांठ है। इस अदरक की गांठ पर ये पर्व संधियां है। ये अदरक की गांठ पर ये पर्व संधियां है। अदरक की गांठ पर निकलने वाले ये पर्व संधियां हैं। ये तनों की एक विशेषता होती है कि तनों पर पर्व और पर्व संधियां, तनों पर पर्व और पर्व संधियां। ये मिट्टी के अंदर की भाग है। भूमि के अंदर ये उसकी सतह है। ये भूमि के ऊपर का भाग है। ये इसके पर्व संधियां हैं। दो पर्व संधियों के बीच की दूरी पर्व कहलाती है। उस पर जो कॉमन बोलचाल की भाषा में छिलका होता है वो शाल्क पत्र कहलाता है। शाल्क पत्र, उनको हम छील करके अदरक का इस्तेमाल करते हैं। इन पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। इन पर्व संधियों पर कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं। ठीक है। इन पर्व संधियों पर ये कक्षस्थ कलिकाएं हैं। कक्षस्थ कलिका इन कक्षस्थ कलिकाएं बाद में अंकुरित होती हैं और अंकुरित होकर के अपस्थानिक जड़ बनाती हैं तथा प्ररोह तंत्र का विकास हो जाता है, जिससे अदरक का नया पौधा प्राप्त हो जाता है।
इसका मतलब ये हुआ कि राइजोम में यानी प्रकंद में जो भूमिगत तना है वो भूमि की सतह के नीचे यानी मिट्टी में भूमि की सतह के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से प्रकंद के द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया पूरी होती है। अब ये देखें कि घन कंद में किस प्रकार से कायिक जनन द्वारा पौधों में नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। घन कंद इसको अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। कॉर्न ये भी भूमिगत रूपांतरित तना, इस पर भी शल पत्र पाए जाते हैं। शल पत्र पाए जाते हैं। इस पर भी पर्व और पर्वसंध्या मिलती है। फिर इन्हीं पर्वसंधियों से कक्षस्थ कलिका निकलती है। कक्षस्थ कलिका से नया पौधा अंकुरण के द्वारा बनता है। मुख्य बात जो इसमें ये है कि घनकंद मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ये मेन पॉइंट्स है। ठीक है, यानी प्रकंद की तरह घनकंद भी भूमिगत रूपांतरित तना है। इस पर भी शलपथ पाए जाते हैं। पर्व और पर्वसंध्या मिलती है। पर्वसंधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। ये कक्षस्थ कलिका अंकुरण करती है। इस अंकुरण से अपस्थानिक जड़ें निकलती है, उससे प्ररोह तंत्र निकलते हैं, मतलब नया पौधा बनता है। जो मुख्य बात इस घनकंद में है वो ये है कि ये मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। यानी प्रकंद में रूपांतरित तना मिट्टी के क्षैतिज यानी सतह की क्षैतिज वृद्धि करता है, लेकिन घनकंद में रूपांतरित तना मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ये हम भुइयां में या फिर बंडा में या फिर आपके केसर में और अरवी में इस चीज को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। ये भूमि सतह है, भूमि तल, ये भूमि के ऊपर का भाग है ऊपर, और ये मिट्टी में ये भाग है, ये भूमिया है। ये भूमिया है, ये शालपत्र है, शल्कपत्र, ये इसकी पर्वसंधि है। दो पर्वसंधि के बीच की दूरी पर्व कहलाती है, उसको इंटरनोड कहते हैं। इन्हीं पर्वसंधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। इन्हीं पर्वसंधियों से कक्षस्थ कलिका। ये कक्षस्थ कलिका
फिर अंकुरित होती है और अंकुरित होकर के नए पौधे को जन्म देती है। तो ये नया पौधा कक्षस्थ कलिका और ये संतति पौधा। इसकी मेन बात यह है कि ये मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। तो कार्म और राइजोम मतलब प्रकंड और घनकंड में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि प्रकंड में रूपांतरित तना भूमि तल के समांतर क्षैतिज वृद्धि करता है और जबकि घनकंड में रूपांतरित तना मिट्टी में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है। ये दोनों में प्रकंड में और घनकंड में अंतर है। अब कंद की स्थिति में देखिए कि किस प्रकार से नए पौधे का निर्माण होता है। कंद, इसको अंग्रेजी में ट्यूबर कहते हैं। ट्यूबर ये भी घनकंड और प्रकंड की तरह से रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना, इस पर भी पर्व और पर्व संधियां मिलती है। पर्व संधियों से कक्षस्थ कलिका निकलती है। कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। लेकिन मुख्य बात जो है इसमें ये है कि इसकी वृद्धि अनियमित होती है। इसकी वृद्धि अनियमित होती है। मतलब जो प्रकंद की स्थिति है, जो घनकंद की स्थिति है, वही कंद की भी स्थिति है। तीनों रूपांतरित है, तीनों भोजन संग्रह करके फूल जाते हैं। तीनों को पर्व संधि और पर्व मिलते हैं। पर्व संधियों से कक्षस्थ कलिकाएं निकलती हैं और इन कक्षस्थ कलिकाओं का अंकुरण जब होता है तो नए पौधे का निर्माण होता है। उस अंकुरित पौधे को जनक से अलग करके अगर मिट्टी में आरोपित किया जाता है तो नया पौधा बनता है। लेकिन तीनों में कंद से अंतर यह है कि प्रकंद में रूपांतरित तना भूमि में मिट्टी में तल के समांतर वृद्धि करता है, घनकंद में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है, लेकिन कंद में ये वृद्धि अनियमित होती है। इसको हम आलू के उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। ये आलू ये अनियमित वृद्धि करता है। इस आलू पर जगह जगह आंखें मिलती हैं। इन्हें पर्व संधि कहते हैं। इन आंखों को पर्व संधि कहते हैं और दो आंखों के बीच की दूरी यानी दो पर्व संधियों के बीच की दूरी पर्व कहलाती है। इसी पर्व संधि पर कक्षस्थ कलिकाएं निकलती है। इन कक्षस्थ कलिकाओं में अंकुरण होता है।
अंकुरण के पश्चात मूल तंत्र बनता है तथा प्ररोह तंत्र के अंतर्गत तना, शाखा और पत्तियां बनती हैं। इस नए पौधे को अगर आलू से अलग करके, ये संतति पौधा कहलाता है, अलग करके मिट्टी में आरोपित किया जाता है तो इससे आलू का नया पौधा बनकर तैयार होता है। ये घनकंद की स्थिति है, ये कंद की स्थिति है जिसके द्वारा ये भूमिगत रूपांतरित तना नए पौधे का निर्माण करता है। ये कायिक जनन की रूपांतरित तने की प्रचलित विधि है। रूपांतरित तना प्रकंद, घनकंद और कंद द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। अब शल्क कंद द्वारा भी पौधे में कायिक जनन की प्रक्रिया चलती है। शल्क कंद, शल्क कंद, इसको अंग्रेजी में बल्ब कहते हैं। शल्क कंद ये भी रूपांतरित तना है। शल्क कंद ये भी रूपांतरित तना है। इसमें तना छोटा होता है और तने के चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र पाए जाते हैं। शल्क पत्रों में पानी के कक्ष में कक्षस्थ कलिकाएं होती है और यही कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। मतलब ये भी रूपांतरित तना है। रूपांतरित तना है, इसमें तना छोटा होता है। तना छोटा होता है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र मिलते हैं। शल्क पत्र मिलते हैं। इन्हीं शल्क पत्रों में कक्षस्थ कलिकाएं मिलती हैं। कक्षस्थ कलिका, यही कक्षस्थ कलिका अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। नौ पौधे का शल्क कंद ये भी प्रकंद, घनकंद और कंद की तरह रूपांतरित तना है, लेकिन तीनों रूपांतरित तना की तुलना में यहाँ तना बहुत छोटा होता है। इसमें इस छोटे तने के चारों ओर रसीले गूदेदार शल्क पत्र मिलते हैं। ऐसा हम ट्यूलिप, रजनीगंधा और प्याज में देख पाते हैं। इन शल्क पत्रों के केंद्र में कक्षस्थ कलिकाएं मिलती है। यही कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होती है तो नए पौधे का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम प्याज में बड़ी आसानी से देख सकते हैं। प्याज, ये प्याज का छोटा सा रूपांतरित तना है। इसमें ये कक्षस्थ कलिका है। ये बाद में बनने वाली नई कलिका है। इसके अतिरिक्त इसमें ये रसीले शल्क पत्र है। ये
रसीले शलपत्र है। रसीले गूदेदार शल्क पत्र, ये लघु तना है, छोटा तना है, और ये पुरानी कक्षस्थ कलिका है। कक्षस्थ कलिका है, ये नई कलिका है। ये कक्षस्थ कलिका फिर अंकुरित होकर के नए पौधे का निर्माण करती है। ये इससे निकलने वाले ये मूसला अपस्थानिक जड़ें हैं। जड़ तंत्र, और ये पौधा। इस प्रकार से इन कक्षस्थ कलिकाओं द्वारा, जो पुरानी या नई कक्षस्थ कलिकाएं हैं, ये फिर कक्षस्थ कलिकाएं अंकुरित होती हैं। अंकुरित होकर के मूल तंत्र और प्रारोह तंत्र का निर्माण करती है। ये इस शाल्क तंत्र के द्वारा पौधे में अलैंगिक कायिक जनन की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। ये पौधों में शाल्क तंत्र द्वारा कायिक जनन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से ट्यूलिप में और रजनीगंधा में भी शाल्क तंत्र द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया में पौधे के कायिक भाग लेते हैं। इन कायिक भागों में जड़ हुआ, जड़ के द्वारा नया पौधा किस प्रकार से बनता है ये समझा गया। फिर तने द्वारा नए पौधे का निर्माण किस प्रकार से होता है ये भी समझा गया। लेकिन तनों में रूपांतरित तना नए पौधे के निर्माण में भाग लेता है। रूपांतरित तना दो परिस्थितियों में मिलता है। एक रूपांतरित तना भूमिगत है और एक रूपांतरित तना अर्धवायुवी है। अब हम अर्धवायुवी रूपांतरित तनों द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया को समझेंगे। अर्धवायुवीय, अर्धवायुवीय रूपांतरित तनों द्वारा कायिक जनन, कायिक जनन। यह अर्धवायुवीय रूपांतरण 4 प्रकार का तनों में माना जाता है। एक रूपांतरण ऊपरी भूस्तारी, ऊपरी भूस्तारी कहलाता है। इसको अंग्रेजी में रनर कहते हैं। दूसरा अंतः भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में सकर कहते हैं। वो तीसरा भूस्तारी, भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में स्टोलोन कहते हैं, स्टोलोन। और चौथा भूस्तारिका, भूस्तारिका की अंग्रेजी में ऑफसेट कहलाता है। यानी अर्धवायुवीय रूपांतरण तनों में इन 4 प्रकार का पाया जाता है।
पहला ऊपरी भूस्तारी रना, दूसरा अंतर भूस्तारी सकर, तीसरा भूस्तारी स्टोलॉन और चौथा भूस्तारी का ऑफ साइड। अब हम एक एक करके इस चीज को देखें कि ये रूपांतरण किस प्रकार से कायिक जनन प्रक्रिया द्वारा नए पौधे का निर्माण करता है। नंबर 1, ऊपरी भूस्तारी। ऊपरी भूस्तारी रनर। इसको समझने के लिए हम उदाहरण का सहारा लेंगे। तो हम उदाहरण के रूप में घास लेंगे। ये मिट्टी की सतह है, मिट्टी की सतह है। ये मिट्टी के भीतर का भाग है, ये ऊपरी तल है। ये दूब है। इस दूब में जो तना है वो अर्ध वायवीय रूपांतरित होता है। इसका कुछ भाग मिट्टी की सतह के ऊपर और कुछ भाग मिट्टी की सतह के नीचे होता है। जहाँ ये मिट्टी की सतह पर नीचे आता है वहाँ कक्षस्थ अपस्थानिक कलिकाएं मिलती है। इनसे प्ररोह और मूल तंत्र का निर्माण होता है। अगर इस भाग को हम यहाँ से अलग काट करके तो ये एक भाग जो है नए पौधे का निर्माण करेगा। इस प्रकार से ऊपरी भूस्तारी या अर्धवायवीय रूपांतरित करने द्वारा नए पौधे के निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो ऊपरी भूस्तारी में तना दुर्बल होता है, विसर्पी होता है, मिट्टी के बाहर की ओर क्षैतिज रूप से मिलता है। इसमें पर्व और पर्व संधियां मिलती है। पर्व संधियों से जड़ें निकलती है तथा प्ररोह का निर्माण जड़ की विपरीत दिशा में होता है। ये वायु में वृद्धि करता है। पर्व संधि से प्रत्येक शाखा निकल करके एक नए पौधे का निर्माण करती है। ये प्रक्रिया हम दूब घास में और सैंडेला में मुख्य रूप से देखते हैं। अब अंतः भूस्तारी द्वारा पौधों में कायिक जनन की प्रक्रिया को समझा जाएगा। अंतः भूस्तारी, इसको अंग्रेजी में सकर कहते हैं। सकर। अंतः भूस्तारी में मुख्य तना भूमि से निकलकर शाखा बनाता है। अंतः भूस्तारी में मुख्य तना भूमि से निकलकर तिरछी शाखा बनाता है और भूमिगत पर्व संधियों से अपस्थानिक जड़ें निकलती है। कुछ समय बाद यह शाखा मुख्य पौधे से अलग हो जाता है और मुख्य पौधे से अलग होकर के नए पौधे का निर्माण करता है। यानी इसमें तिरछी शाखाएं निकलती है, मुख्य शाखा से तिरछी शाखाएं निकलती हैं और इस प्रकार के जनन को हम पुदीना में अथवा गुलदाउदी में देख सकते हैं। ये भूमि सतह है, सतह। ये पुदीना का पौधा है। ये उसका जड़ तंत्र, उसकी शाखा जो है तिरछी वृद्धि करता है। वो तिरछी वृद्धि करके इस नए पौधे का
निर्माण करता है। तो इस तरह से पुदीना में और गुलदाउदी में इस प्रकार के जनन की प्रक्रिया देखी जाती है।